दोस्तों नमस्कार। क्या इस दौर में आपने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देखा है? क्या आप समझ भी पाए हैं कि इस दौर में देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कर क्या रहे हैं और देश के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहां पर गायब हैं? कोई सवाल जवाब इस देश की मीडिया का इनके साथ, जब देश पर सबसे बुरा आर्थिक संकट आ चुका है और जिस दिशा में यह बढ़ रहा है उसका संकट इतना भयावह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री खुले तौर पर यह कहने से अब चूक नहीं रहे हैं। यह स्थिति भयावह है, पूरी दुनिया में गरीबी बढ़ जाएगी, जो भी आपने पाया है सब कुछ आप गंवा बैठेंगे और भारत इससे अछूता बिल्कुल नहीं है। तो इन कैबिनेट मिनिस्टर्स की जरूरत होती क्या है? और सरकार अगर प्रधानमंत्री के इशारे पर चलती है तो प्रधानमंत्री का इशारा इस देश के कॉरपोरेट को लेकर या सिर्फ और सिर्फ उन 100 कॉरपोरेट के हिस्से को लेकर इस देश के भीतर उनका कोई योगदान एक प्याऊ लगाने से लेकर अनाज बांटने तक के बीच कुछ भी है या नहीं है? जबकि सारी संपत्ति इसी देश से इस दौर में कॉरपोरेट ने बनाई है। कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्थ और इस देश का पब्लिक सेक्टर ढहता हुआ, एनसीएलटी के भीतर तमाम घाटे वाले सौदे, बावजूद इसके बैंकों से कर्ज लेने वाली स्थिति में वही कॉरपोरेट, वही इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों खड़े हैं? क्या कोई सवाल प्रधानमंत्री से पूछ सकता है? दूर ना जाइए, क्या प्रधानमंत्री ये बताने की स्थिति में होंगे कितना कर्ज वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से उन्होंने लिया है और एक बार फिर जो उन्होंने दरख्वास्त की है वो कितने रकम की है? देश को पैसा चाहिए, क्या प्रधानमंत्री बतलाएंगे? क्या वाकई वो बतलाएंगे कि जब केंद्र में बीजेपी की सत्ता और इस देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सत्ता, तो सभी 5 से 10 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हुए क्यों हैं? और जीरो इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई इन्हें बार बार सीधे तौर पर कर्ज क्यों देते चला जाता है? जो टैक्स वसूला जाता है वो टैक्स खर्च कहां पर होता है? जो जीएसटी का पैसा है वह भी अगर राज्यों में ठीक तरीके से नहीं बंट पा रहा है तो वो पैसा कहां जाता है? और जो पैसा कर्ज में लिया गया उस पैसे का जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है वो एक झटके में 8 लाख करोड़ भी पार कर चुका है। इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि सरकार को चलाने में 2024 के बाद से ही लगभग 5 लाख करोड़ का इजाफा हो गया? ऐसा कौन सा काम सरकार कर रही है? क्या इस दौर में सरकार बताएगी उसे कहीं वाकई पॉलिसी पैरालिसिस तो नहीं हो गया, या फिर एक टैक्स टेररिज्म जो देश के ऊपर छाया हुआ था यह शब्द दोबारा से लौट तो नहीं रहा? क्या सरकार वाकई बताएगी इस दौर में कि 28 फरवरी के बाद से, जब पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से स्थितियों को संभालने में लगी थी, मौजूदा प्रधानमंत्री हो या तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हो या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सभी चुनाव के भीतर प्रचार में क्यों जुटे हुए थे? और 28 फरवरी के बाद से लेकर 4 मई जब तक रिजल्ट नहीं आया उस दिन तक इस देश की आर्थिक स्थिति चकाचौंध भरी थी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का राग अलापा जा रहा था। हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाते हैं, ये भाषणों में कहा जा रहा था। गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कॉमर्शियल बढ़ गई। लेकिन क्या वाकई कोई सवाल कर सकता है? क्या प्रधानमंत्री से कोई यह सवाल कर भी सकता है कि दरअसल आपने सोने पर जो 15% इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है, अब इससे पहले तो वह 15% ही था, आप ही ने 6% किया, उसके बाद आप ही ने 6 से 15% किया। क्यों किया? क्यों कम किया? उस दौर में पूरी दुनिया सोना खरीद रही थी और इस दौर में भारत की करेंसी जो डामाडोल थी, कितने डॉलर आपने इस देश के फॉरेक्स रिजर्व को, रुपए को, कीमत को बरकरार रखने के लिए आपने बेच डाले? एनालिसिस जो विशेषज्ञों की टीम कहती है उसके हिसाब से अगर आपने 2026 में जितने डॉलर बेचे या डॉलर निकाले अपने रिजर्व भंडार से, अगर वो नहीं निकालते तो रुपया जो है वो 100 पार बहुत पहले हो गया होता, अभी ये 110 तक चल रहा होता। तो आपने करेंसी को तो रोक रखा, लेकिन अपने ही फॉरेक्स भंडार से
एक नए तरीके का जुआ खेला और अब यह स्थिति है कि हर घड़ी आपका रुपया नीचे जा रहा है। बावजूद इसके आप इंपोर्ट टैक्स लगाते हैं, चांदी बाहर से नहीं मंगा सकते, सब काम आप कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में आपकी अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं है? क्या यह सवाल प्रधानमंत्री से कोई पूछ भी सकता है? क्या आपको जानकारी नहीं थी इस देश में हवाई जहाजों के सामने फ्यूल का संकट आएगा? क्या आपको कोई जानकारी नहीं थी इस देश के भीतर जब फ्यूल का संकट आएगा तो कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें दुगनी से ज्यादा होती चली जाएगी? बावजूद इसके 190 चार्टेड सरकार और उसके मंत्री लेकर घूम रहे थे चुनाव प्रचार के वक्त। उसमें भी तो तेल खर्च हो रहा था, वो कहां से आ रहा था, कौन दे रहा था? कर्ज लेकर उड़ान भरी जा रही थी। कोई जवाब होगा? और जब कोई जवाब नहीं होगा तो आखिरी सवाल यह भी निकल कर आता है, कोविड का दौर भी आपने देख लिया, बहुत बड़ी बात है। उस दौर में प्राइम मिनिस्टर केयर्स बनाया गया था, उसमें पैसा हर किसी ने डाल दिया था और खास तौर से कॉरपोरेट ने, और इस देश के सरकारी कर्मचारियों तक को आपने नहीं बख्शा, उनके भी एक एक दिन की कमाई आपने ले ली। उस पीएम केयर्स का पैसा कहां पर है? उससे क्या कुछ हुआ है बताइएगा। चलिए मत बतलाइए। यूएस की टैरिफ शुरू होती है तो कितनी नौकरियां गई, क्या आपको जानकारी नहीं है? टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, लेदर का क्षेत्र हो, डायमंड का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर मुश्किल हालात अमेरिकी टैरिफ और अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर होते चले गए। और अब जब संकट आया है तो वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, वो गोल्ड का क्षेत्र हो, वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, वो होटल का क्षेत्र हो, कमावेश एक लिहाज से हर जगह मुश्किल हालात होते चले जा रहे हैं। क्या आप सवाल का जवाब दे पाएंगे? और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो इन सब के बीच एक आखिरी जवाब भी तो दे दीजिए। बैंकों में जमा इस देश के लोगों का पैसा, उस पे जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है उससे ज्यादा तो महंगाई हो गई, तो रुपए की कीमत तो यूं भी घट गई। अगर डॉलर को नहीं भी देखें, अपने ही देश के भीतर किसान जो खेत से उपजा रहा है, मंडी तक पहुंच रहा है और मंडी से खुदरा बाजार में जा रहा है, इन तमाम परिस्थिति में गांव से लेकर शहर तक ना किसान को लागत मिल पा रही है, ना मजदूर को मजदूरी मिल पा रही है, ना ही खरीदार के पास पैसे बच पा रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री से यह सवाल कोई पूछ सकता है? आप भी सोच रहे होंगे इन सवालों को लेकर आप क्यों बैठ गए। तो हकीकत यह है कि पूरी दुनिया जान गई है कि दरअसल प्रधानमंत्री से कोई सवाल इस दौर में पूछ ही नहीं सकता है। इसीलिए तो नॉर्वे की एक पत्रकार हेले लियांग ने जब एक सवाल पूछा और प्रधानमंत्री बिना जवाब दिए हुए जाने लग गए, तो उस महिला पत्रकार को कहना पड़ा कि भारत के प्रधानमंत्री ने मेरा सवाल नहीं लिया, मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो वर्ल्ड का है उसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है, भारत 157 पर है। तो दुनिया के सबसे आजाद प्रेस की मौजूदगी जिस देश में हो, वहां का पत्रकार अगर सवाल पूछे और 157 नंबर पर खड़े भारत के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे, और वो पत्रकार उसके बाद सोशल मीडिया में लिखे कि दरअसल अब भारत का मुकाबला फिलिस्तीन, यूनाइटेड अरब अमीरात और क्यूबा जैसे देशों के साथ है, तो एक झटका तो इस देश के नागरिकों को जरूर लगेगा। हम तो इकोनॉमी को लेकर कहां अमेरिका और चीन से बराबरी करने निकले, और एक झटके में हमारी अपनी आजादी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के होने का तमगा, सब कुछ आपने नहीं जवाब देकर छीन लिया। क्योंकि वहां की पत्रकार कह रही है जिन ताकतों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा लक्ष्य भी है, हमारा कार्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। क्या हुआ? 11 सेकंड की यह स्थिति को देखिए। सर झुकाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब दिए बगैर कैसे निकल गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दरअसल इस सवाल को लेकर या फिर प्रधानमंत्री के जवाब ना देने को लेकर हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आखिरी जवाब प्रधानमंत्री ने दिया था पिछले बरस वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में,
जब उनसे अडानी को लेकर सवाल पूछा गया था तो हर किसी के जहन में यह बात आनी चाहिए। उसके बाद से कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री ने किसी सवाल का जवाब दिया नहीं, या ऐसी स्थिति इन्हीं शर्तों पर हुई कि हम जवाब नहीं देंगे, पत्रकार सवाल नहीं पूछे। और यह भी विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री जिन 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं उसमें नॉर्वे दुनिया में प्रेस फ्रीडम का नंबर 1 देश है। वो नीदरलैंड गए, वो दुनिया में प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में नंबर 2 पर खड़ा है। वो स्वीडन गए, प्रेस फ्रीडम में वो नंबर 5 पर खड़ा है। वो आज इटली जा रहे हैं, इटली दुनिया में 56 नंबर पे खड़ा है। और वो यूएई से होकर गए हैं जिसका नंबर 158 है, यानी भारत के ठीक नीचे। तो क्या यूनाइटेड अरब अमीरात से हमारी कंपटीशन है, जिसका जिक्र उस पत्रकार ने कर दिया? बात इतनी सी नहीं है। दरअसल एक नई पौध इस देश के भीतर कमोवेश हर सर्विस में तैयार हो गई, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी होगी, जहां पर वह कोई सवाल का जवाब नहीं दे। यह स्थिति भारत के भीतर अगर उस मेन स्ट्रीम मीडिया की है, जिसको प्यार से लोग गोदी मीडिया कहते हैं, तो उसकी एक हकीकत यह भी है कि इस देश के भीतर अब जब आर्थिक संकट लोगों की जेब, बैंक अकाउंट और रसोई तक घुसने लगा है, तब उसका समाधान कैसे निकलेगा, इस पर भी क्या रेड कारपेट बिछा दी जाए? क्योंकि जवाब तो है नहीं। बात इसलिए यह आगे निकल चुकी है क्योंकि लोकतंत्र के तहत जिन बातों का जिक्र होता है वो बात दरअसल इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर टिकी है, और इंस्टीट्यूशन इस दौर में कटघरे में है। हर इंस्टीट्यूशन कटघरे में है। लेकिन बात होते होते तो अब विदेश मंत्रालय तक चली गई, जिस विदेश मंत्रालय को फिक्र हुआ करती थी कि भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीति सर्वोपरि है, इसीलिए हम रूस से तेल खरीदते हैं। बड़े चाती ठोक कर कहा जाता था उस दौर में जब रूस और यूक्रेन युद्ध लड़ रहे थे, पूरा यूरोप तेल नहीं ले रहा था, अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी, सैंक्शंस लगाए हुए थे, भारत तेल ले रहा था, सस्ता मिल रहा था। क्या किसी ने पूछा? दुनिया के बाजार में जिस तेल की कीमत 60 और $50 प्रति बैरल, और भारत को उसमें भी 30% की रियायत, दुनिया के बाजार की तुलना में भारत में जो तेल बिक रहा था वो लगभग 52% ज्यादा कीमत वसूली जा रही थी जनता से। और अब जब दुनिया के बाजार में $100 प्रति बैरल हो गया तो दुनिया के हर देश ने कीमत बढ़ा दी, और भारत ने पहले 3 रुपए और आज 90 पैसे बढ़ा दिए। उस दौर का पूरा मुनाफा और उस मुनाफे के साथ मौजूदा वक्त में तेल की कीमत, अगर इस दोनों को भी एक साथ रखें तो यह पैसा जा कहां रहा है, सरकार इसे कैसे उड़ा रही है, कोई एक सवाल का जवाब देगा? या सरकार कहेगी इस दौर में कि देखिए इस देश के सांस्कृतिक विरासत बड़ी जबरदस्त है, और हम इस दौर में जिस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं उस दिशा में ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती है। और कमोवेश इन्हीं बातों का जिक्र इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी ईडी हो, सीबीआई हो, वह भी करने लग जाए, और इन्हीं बातों का जिक्र इलेक्शन कमीशन भी करने लग जाए। घुसपैठ कौन है नहीं बताएंगे, लेकिन घुसपैठिए बहुत है ये कहेंगे। इस अजीबोगरीब परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब यही सवाल नॉर्वे के भीतर विदेश मंत्रालय से पत्रकार हेला लेंग ने पूछा, तो विदेश मंत्रालय के पास क्या जवाब हो सकता है आप कल्पना भी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल बहुत साफ था पत्रकार का कि भारत और नॉर्वे एक दूसरे के साथ मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप वादा करते हैं कि अपने देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को रोकेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे, ये पत्रकार का सवाल है। I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future?
And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please, we have a question But there. I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and then question. I can follow up. I'm conducting the press conference. अब आप सोचिए इसका जवाब हो क्या सकता है। क्या इसका जवाब यह हो सकता है, भारत की सभ्यता 5000 बरस पुरानी है, भारत एक महान देश है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जब दुनिया में कोविड आया तो भारत ने 100 से ज्यादा देशों को इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। भारत ने G20 सम्मेलन कराया जब दुनिया दो तरफ से बटी हुई थी। भारत ने इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सम्मेलन कराया। भारत ही है जिसने जीरो का इजाद किया। भारत ही है जिसने योगा को लेकर काम करना शुरू किया और दुनिया को बताया। क्या ये बातें विदेश मंत्रालय के जरिए ऐसे सवाल के बाद कही जा सकती है? और जब इन बातों का जिक्र होगा तो सामने बैठा पत्रकार या दुनिया जो सुन रही होगी उसके जहन में क्या क्या बातें आएंगी। और इतना ही नहीं, अगर उस बीच में कोई पत्रकार बोले तो फिर विदेश मंत्रालय बोले, खबरदार, ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने सवाल किया, हम आपको मेरा जवाब सुनने के लिए धैर्य रखना होगा। सामने वाला कहे, हम पत्रकार हैं, आप ही ने हमको आमंत्रित किया है, तो भी कुछ नहीं, आपको इंतजार करना होगा जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती। अगर इस स्थिति में हमें लगता है देखना चाहिए जो जवाब आया था सवाल के बाद। No, that I answered. Strengthening partnership, why should we trust you? No, that's okay. And on the human rights situation. If you want more background, this is... Let me, you ask me question, let me answer it. Okay? Let me give a background of what India is and why should the world trust India. How do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. So, India had epics and books. Let me answer the But you question. don't answer the question. Please You're don't talking about interrupt human me. rights. Please don't This is a interrupt me. human rights You ask me a question. No, you Please. don't answer the question. This is my press conference. You ask why should Yes, a but country you trust invited me India? here. You Why invited me why here should to a ask you country questions. why should a country Based trust on the India? human rights Why situation. should a country trust India? Then you Let talk me about answer yoga. that question, please. So India is a civilizational country. It's India. Another example. Again, I'm going to ask you. Let me finish my question. This Let is- me finish my answer to the in question. Let me. 2025, You ask me a the question. human rights You situation ask me a sharply question. deteriorated. You ask me a As question. Let authorities me continue answer. their assault You on ask me a question. Let me answer. He Okay. talks about yoga and Let me- COVID. I'm talking about human I will rights. come to that. I will come to it. Please have patience. Please now. Please You're have wasting patience. our No, time. when to answer, where to answer, how to answer. These are my prerogatives. Yes, but- You ask the question. But you're- Don't ask answer. Don't ask You're me not to answering answer the in a question. particular way. Let me answer. Okay. I will Go answer. ahead. Your first question was on trust on India. We had a summit where large number of 20 world leaders came and participated in it. What did my prime minister at the elections in India? The participation was almost 1 billion people. हो सकता है इन जवाबों को सुनते वक्त आपको इस देश के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स याद आने लग जाएं, जिनसे आप कोई भी सवाल उनसे जुड़े मंत्रालय से करके देख लीजिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा। इस देश के भीतर तेल मंत्री तेल पर जवाब नहीं देते हैं, लेकिन इथेनॉल के जरिए इस देश में गाड़ियां दौड़ेंगी और सरपट दौड़ेगी, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा इस देश के सड़क मंत्री लेकर चलते हैं। और जिस लिहाज से वो बयान देते हैं, लगता है भारत को दुनिया की जरूरत होगी ही नहीं और भारत को एनर्जी चाहिए ही नहीं। कमोवेश यही स्थिति वित्त मंत्रालय की है। पूछ कर देखिए तो लोगों के सामने जो संकट है,
पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, हम मुफ्त में क्या क्या देते हैं। सब कुछ तो मुफ्त में दे देते हैं, वो 5 किलो अनाज हो, वो चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे घर हो, चाहे खाद हो, यूरिया हो, सब कुछ देते चले जाते हैं। और इस देश के भीतर लाभार्थी योजना एक क्षण में इस देश के वित्त मंत्रालय बतला देगा, लेकिन यह कतई नहीं बतलाएगा कि दरअसल जो संकट है उसकी वजह क्या है। और तो और इस देश का डेवलपमेंट जॉबलेस है, और जॉबलेस तो छोड़ के दीजिए, 2020 कोविड, उसके बाद अमेरिकी ट्रेड डील और अब युद्ध के बाद की परिस्थितियों में कितने रोजगार गए हैं, नीति आयोग भी नहीं बतलाएगा आपको। टुकड़ों में आंकड़ों के जरिए बात निकल कर आएगी। कभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आएगी कि 3 करोड़ नौकरियां चली गई, फिर रिपोर्ट आएगी कि नहीं नहीं, 3 करोड़ के बाद भी 1.25 करोड़ नौकरियां उस ट्रेड डील के बाद चली गई। और संकट काल की स्थिति नाजुक है, कर्ज दर कर्ज सरकार ले रही है, इतना कर्ज ले चुकी है कि 2014 के बाद वो लगभग 300% से ज्यादा है। और हर दिन जो कर्ज लिए जा रहे हैं उसको अगर आप प्रति घंटे भी तब्दील कर दीजिएगा तो वह भी लाखों में होगा। यानी इस देश की सरकार लाखों करोड़ों का कर्ज हर घंटे वर्ल्ड बैंक और IMF से लेती चली जा रही है। और इंटरेस्ट के जरिए अब हमारी चुकाने की हैसियत नहीं तो RBI नोट छापेगा। और RBI वो बता तो दे कितना पैसा कॉर्पोरेट को माफ किया गया, इंडस्ट्रियलिस्टों को माफ किया, नहीं बतलाएगा। और शायद इसीलिए उस पत्रकार को जब सवालों का जवाब नहीं मिला तो उसने सोशल मीडिया में लिखा कि पत्रकारिता कभी कभी टकराव वाली होती है, हम जवाब चाहते हैं। अगर कोई इंटरव्यू देने वाला, खासकर जिसके पास सत्ता हो या जो सत्ता का अधिकारी हो, जब कोई मेरे पूछे सवालों का जवाब नहीं देता तो मैं बीच में टोक कर उससे ज्यादा सटीक जवाब लेने की कोशिश करती हूं। यही मेरा काम और यही मेरा फर्ज है। मुझे जवाब चाहिए, सिर्फ बातों का जाल नहीं, या फिर जो तैयार किए गए जुमले अधिकारी लेकर बैठता है उससे काम नहीं चलेगा। तो क्या इस देश के भीतर का सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि प्रधानमंत्री ने बीते 12 वर्षों में कभी भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया ही नहीं। और सरकार ने जो सोचा, उसके मन की जो बात थी, वो बात खबर के तौर पर इस देश के भीतर मेन स्ट्रीम मीडिया में रेंगने लगी और पूरी दुनिया उसी पर उड़ान भरने लग गई। और एक वक्त IMF को कहना पड़ा, जनाब आप गलत बोलते हैं, आपके डाटा गलत है, आपके फैक्ट्स एंड फिगर आपके डेवलपमेंट फिगर से मैच करते नहीं है, जो आपकी ग्रोथ रेट है वह भी इस देश की इकोनॉमी में फिट बैठती नहीं है। आप खुद को दुनिया के 4थे नंबर पर तो ले आते हैं, लेकिन जब आप प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब तो भारत में ही है। और इस पर मुहर आपकी लाभार्थी योजना लगाती है। यानी इस देश के लोग अपने पांव पर खड़े ही नहीं हो पाए। क्या सरकार इसलिए और इस रूट तरीके से चलाई जा रही है? क्या यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है? कोई पूछ सकता है? तो फिर नॉर्वे के उस पत्रकार को क्या हक है कि वो इन सवालों को उठाए, जबकि इस देश के भीतर दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स चलते हैं, दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा न्यूज चैनल। इस देश के भीतर एक खिड़की खुली हुई है सोशल मीडिया की। जिस दिन उस खिड़की को बंद कर दिया गया, जिसका प्रयास गाहे बगाहे सरकार करती रहती है, तो उसके बाद सोचिए जानकारी ही जब नहीं जाएगी तो बचेगा क्या। ठीक वैसे ही जैसे इस देश के एजुकेशन में अब उन छात्रों को क्या पढ़ना है जिनके हाथ में कल भविष्य हो, उन छात्रों को परीक्षा में कैसे पास होना है, जो इस देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में कोई नीट देकर जाएगा, कोई UGC के जरिए जाएगा, कोई UPSC के जरिए जाएगा, कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जाएगा, तो क्यों नहीं हम एक ऐसी व्यवस्था कर लें जिसमें हमारी ही सोच के अनुकूल के लोग वहां पर समा जाएं। और जब सरकार को लगे ये लोग नियुक्त हो गए हैं, तो विदेश मंत्रालय के उस अधिकारी की तर्ज पर जब सवाल पूछा गया मानवाधिकार हनन को लेकर, तो उसका जवाब इस देश में 5000 साल पुरानी सभ्यता से लेकर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री की तारीफ में सिर्फ और सिर्फ कवायद करने की और जवाब देने की हो ही नहीं। यानी एक छोटे से सवाल का जवाब देने में 13 मिनट का वक्त लगा और जवाब नहीं दे पाए, और कहा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है और मैं ऐसे ही जवाब दूंगा, आपको ऐसे ही समझना होगा। जब आप वहां पर हैं तो एक क्षण के लिए अब लौट आइए अपने देश की उस रेड कारपेट पर
जिसको हटाते ही उसके नीचे जो आपको दिखाई देगा उसमें पहली नजर आपकी माइंस पर पड़ेगी। माइंस के लिए भी डीजल चाहिए, जो इंजीनियरिंग काम करती है, जो मशीनें काम करती हैं। डीजल मिल नहीं पा रहा है तो यहां तक कि कोयले का उत्पादन भी कम हो गया। फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो अनाज का उत्पादन कम होगा। अल नीनो के दायरे में भारत आ चुका है, तो जो स्थिति होने वाली है उसके लिए आपके पास कोई वैकल्पिक सोच बची नहीं है। और जब आप इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए हकीकत में आइए कि इस दौर में हमारी जो कमजोर आर्थिक स्थिति थी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, कॉरपोरेट का 5 स्टार कल्चर चल रहा था, तो इन सब के बीच हमने किया क्या? 28 फरवरी के बाद क्या किया? एनर्जी 20% कम हो जाएगी, इसका एहसास होमर्ज रूट के बंद होते ही सामने आ गया था। प्रोडक्शन नीचे चला जाएगा, सरकार को पता था। महंगाई बढ़ेगी, सरकार को जानकारी थी। एलपीजी मुश्किल हालात में आएगी, आपको जानकारी थी। फर्टिलाइजर भी नहीं आ पाएगा, सल्फर नहीं आ पाएगा, माइनिंग पे असर पड़ेगा। प्लास्टिक बैग हो, पैकेजिंग का शॉर्टेज हो, फार्मा सेक्टर हो, सब कुछ ढहढहाते चला जाएगा। और आपका एक्सपोर्ट जिस रास्ते होता है वो रास्ता बंद है, और आपका इंपोर्ट जिस रास्ते होता है वो रास्ता बंद है। तो एक तरफ 16% एक्सपोर्ट रुक गया, दूसरी तरफ 28% इंपोर्ट आना बंद हो गया। होगा क्या? दूसरी जगहों से लेंगे, उसके लॉजिस्टिक महंगे हो गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था डगमगाने लगा, रेमिटेंस आ नहीं रहा है। आपके पास जो पूंजी है वो फंस गई है, रुपया कमजोर है। दुनिया के बाजार में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डगमगा चुका है। अब आप क्या करेंगे? सब्सिडी अभी भी दे रहे हैं फर्टिलाइजर, लेकिन होगा नहीं, तब सब्सिडी किस पे देंगे? अनाज कैसे बांटेंगे? तमाम चीजें आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और सवाल सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री कब तक जवाब नहीं देंगे? और इस देश का मीडिया, इस देश के वो तमाम इंस्टीट्यूशंस और इस देश के भीतर की जुडिशरी भी कब तक उनके लिए रेड कारपेट बिछाए रखेगी? जब दुनिया में बात चली जाएगी तो भारत अपने तौर पर खड़ा हो या दुनिया से मान्यता लेकर चले, इतनी ताकत तो प्रधानमंत्री में होनी ही चाहिए। यह देश स्वावलंबी हो सकता है। हम अपने बूते काम करेंगे, इस देश को स्वदेशी के आश्रय खड़ा करेंगे। सोचना तो चाहिए, या अमेरिकी निर्देश और इशारे का इंतजार करना होगा? चीन के कच्चे माल का इंतजार करते हुए इस देश की इंडस्ट्री को वहां पर धुआं निकले चिमनियों से उस पर टिके रहना होगा? डीजल पेट्रोल चाहिए तो अब रशिया से ही आएगा। ईरान के साथ दुश्मनी निभाते हुए इजराइल से दोस्ती मैसेज दिया जाएगा, और खुद की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विश्व गुरु की हो जाए, क्या इसी दिशा में दुनिया नापी जाएगी? तो फिर एक पत्रकार एक सवाल करता है और आप जवाब दे नहीं पाते हैं, और इस देश के भीतर हजारों पत्रकार तो छोड़ दीजिए, लाखों नागरिक आपसे सवाल करना चाहते हैं और आपका जवाब होता है चुनाव आयोग है ना, SIR है ना, तय हो गया, चुनाव हम जीत गए, यही मैसेज है, जनता हमें जिता रही है। तो इसके बाद कोई सवाल और जवाब क्या मायने रखता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की यही हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।